तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को अवगत करवा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए एक बुकलेट भी तैयार कर दी गई है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा इस बुकलेट को लेने हेतु तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और सारी क्वेरी इससे संबंधित प्राप्त कर सकते हो। जो ये बुकलेट है ये आपकी हिंदी साहित्य की प्रत्येक सीरीज के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप LT टेट की तैयारी कर रहे हो, LT कमीशन की, TGT PGT। वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं PYQ सीरीज। ठीक है, जो ये PYQ सीरीज है ये आपकी प्रत्येक आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो अभी हमारी PYQ सीरीज है ये LT टेट से संबंधित है। तो इससे पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को देख लिया है, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो अपने भी देखिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इनसे। चलिए समय ना लेते हुए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या है 51। क्या पूछा गया है यहाँ पर, कंगाली में आटा गीला लकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो ये लकोक्ति है, कंगाली में आटा गीला। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पर, तो ये निकलेगा आपका अभाव की स्थिति में हानि होना। काफी ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है, हर एक परीक्षा में ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 52। इसमें क्या पूछा गया है, आधुनिक युग की मीरा किस कवयित्री को कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा, ये काफी रिपीटेड प्रश्न है। तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसे, महादेवी वर्मा। यहाँ पर विकल्प A सही हो जाएगा। देखिएगा जो महादेवी वर्मा है ये आपकी छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। कौन कौन है 4 आधार स्तंभ छायावाद के, निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं तो ये होंगे आपके सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, यहाँ D सही विकल्प हो जाएगा। पंत जो है छायावाद से संबंधित है। जो सुमित्रानंदन पंत है इनकी जो पहली कविता मानी जाती है गिरजे का घंटा, और इनकी जो प्रमुख रचनाओं में से जानी जाती हैं तो उसमें आता है आपका परिवर्तन नाम की कविता, इनकी काफी चर्चित है। उसी के साथ साथ पल्लव, ये भी इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 54। क्या पूछा गया है, अशब्द अधरों का सुना भाष में कवि हूँ पाया है प्रकाश। प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं ये बताना है किसके द्वारा लिखित हैं ये। तो ये जो पंक्तियां होंगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की होंगी। किसकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको कई बार ये देखिएगा शॉर्ट नेम दिया होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरा नाम क्या होगा। तो जो निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो निराला है ये छायावाद से संबंधित हैं और मुक्त छंद में ये रचनाएं लिखते थे। इनकी जो प्रथम रचना मानी जाती है तो वो जूही की कली मानी जाती है। जो जूही की कली है इसे किसने छापने से इनकार किया था, इसे छापने से इनकार किया था आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी है, सरस्वती के संपादक थे, इन्होंने इसे छापने से इनकार कर दिया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इसके अंदर अश्लीलता के तत्व हैं जिस कारण मैं इसे छाप नहीं सकता, और ये मुक्त छंद में लिखी गई रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इनकी बाकी की रचनाएं कौन कौन सी है, जूही की कली इनकी प्रथम रचना मानी जाती है, और आपकी जैसे कि देखिए राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो सरोज स्मृति है इसे हिंदी साहित्य का प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। जो सरोज थी ये इनकी पुत्री थी, उसके ऊपर इन्होंने ये कविता लिखी थी। ठीक है, राम की शक्ति पूजा भी काफी चर्चित कविता मानी जाती है। ये दोनों ही लंबी कविताएं हैं, ध्यान रखना है आपने। फिर चलते हैं आगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं हमारी टीम के द्वारा हिंदी साहित्य के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है उनसे संबंधित तो यहाँ पर आप देखिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7650017294, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इन नोट्स को ले सकते हैं। तो ये होंगे हिंदी साहित्य के नोट। इसी तरह से जो ग्रामर के नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर कोई ग्रामर के नोट्स लेना चाहता है इसके लिए भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 56। इसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है विषम साहनी के नाटक रंग दे बसंती चोला का विषय क्या है। पहले तो ध्यान रखिएगा जो रंग दे बसंती चोला है ये किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। किसकी रचना होगी, विषम साहनी की।
इसका विषय क्या होगा? तो विषय है इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 56, इसमें क्या पूछा गया है? जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन है? पहले तो ध्यान रखना है कि जो जहाज का पंछी है ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और लेखक कौन होंगे इसके? तो इसके जो लेखक होंगे तो वो हो जाएंगे आपके ईलाचंद्र जोशी। कौन होंगे? ईलाचंद्र जोशी हो जाएंगे। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विधाओं पे ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर विधाओं पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं विधाओं पर जोर देता हूँ कि प्रस्तुत रचना किसकी है और किस विधा की है। जैसे अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 57, क्या पूछा गया है? मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? देखिए अगला प्रश्न ही विधा से संबंधित है ना, तो इसलिए जोर देकर कहता हूँ विधाओं पे आपको जोर देना है। तो जो मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की? उपन्यास विधा की। डी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगर पूछा जाएगा किसकी ये रचना है, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 58, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहा जाता है य र ल व को? तो इन व्यंजनों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, विकल्प बी से। अगला प्रश्न देखिएगा 59, इसमें क्या पूछा गया है? अमृतलाल नागर की कृति खंजन नयन किस कवि के जीवन पर आधारित है? पहले तो ध्यान रखिएगा जो खंजन नयन है ये उपन्यास विधा की रचना है और किसके द्वारा लिखित है? अमृतलाल नागर के द्वारा। और ये किस कवि के जीवन पर आधारित है? जीवनी विधा की ये रचना मानी जाती है। विधा नहीं, जीवनी परक उपन्यास है ये। वैसे तो उपन्यास है परंतु जो जीवनी जिस ढंग से लिखी जाती है उसी ढंग से लिखा गया है। तो जो खंजन नयन है ये होगा आपका सूरदास का। किसका? सूरदास का। इसी तरह से इनकी एक और रचना आती है, तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी मानस का हंस। ठीक है, मानस का हंस। तो ये किस पर किस पर आधारित है? ये तुलसीदास पर। जो तुलसीदास के द्वारा रामचरित मानस लिखा गया है, तो मानस से आप मानस का हंस याद रखिएगा। और जो खंजन नयन तुलसीदास थे ये आंखों के अंधे थे, इस कारण नयन से आप इसे खंजन नयन को लिंक करके याद रख सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे आप प्रश्नों को बना सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? 60, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये हैं आपकी सरोज स्मृति से उद्धृत। किससे? सरोज स्मृति से। मैंने कहा था ना जो सरोज स्मृति है किसकी रचना है? ये निराला जी की। बाकी राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये जो चारों की चारों कविताएं हैं ये आपकी निराला जी की होंगी। अगला प्रश्न देखिए 61, इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से जो शुद्ध रूप होगा तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा विकल्प बी। जो 63 है वो इस ढंग से हम लिखते हैं। ठीक है, 63 को 63 ये इस ढंग से लिखते हैं। कई बार हम गलत भी लिख देते हैं, तो शुद्ध रूप इसका ये होगा। ठीक है, ये विकल्प बी। बाकी देखिए अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो यहाँ पर भी हमें शुद्ध रूप बतलाना है। तो 62 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा जो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद। विकल्प बी के अनुसार शुद्ध रूप होगा आशीर्वाद का, विकल्प बी। फिर अगला प्रश्न देखिए 63, इसमें क्या पूछा गया है? महाप्राण से संबंधित है, तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो महाप्राण से संबंधित होगा तो वो बताना है। तो यहाँ पर महाप्राण होगा विकल्प डी। जो प्राण है ये माने जाते हैं दो, एक अल्प प्राण एक महाप्राण। अगला प्रश्न है 64, इसमें क्या पूछा गया है? आतिशबाजी, आवारा, चश्मा, जादू, तमाशा शब्द किस भाषा से हिंदी में आए हैं? आतिशबाजी, आवारा, चश्मा, जादू, तमाशा ये किस भाषा से हिंदी में आए हैं? तो इसका होगा जो सही विकल्प फारसी से ये हिंदी में आए हैं। किस भाषा से? फारसी से हिंदी में आए हैं, तो सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए 65, इसमें क्या पूछा गया है?
60 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को कहते हैं। तो 60 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? हीरक जयंती। क्या? हीरक जयंती। विकल्प ए यहाँ सही होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए 66। क्या पूछा गया है इसमें? निम्न में से संकर शब्द कौन सा है? काजू, पोस्ट कार्ड, सीलबंद, चॉकलेट। तो यहाँ पर जो संकर शब्द होगा तो वो बताना है। तो देखिए संकर शब्द दो भाषाओं को मिलाकर बनता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे सीलबंद, सीलबंद देखिए ये एक तो इंग्लिश का हो गया, दूसरा हिंदी का हो गया। सीलबंद। तो जो सीलबंद है ये इंग्लिश का हो गया, बंद हिंदी का हो गया, इसलिए दो भाषाओं से निर्मित है तो इसे हम कहेंगे संकर शब्द। ठीक है, ध्यान रखना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये शब्द भी होते हैं। तत्सम होता है जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में लिया गया हो। तद्भव होता है जो संस्कृत से थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी में लिया गया हो। और देशज विदेशज तो आपको पता है, देशज हो गए भारत देश के और विदेशज हो गए बाहर के। जैसे हमने ऊपर देखे यहाँ पर कौन कौन से शब्द थे विदेशज? आतिशबाजी, हाँ, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली ये शब्द विदेशज हैं, यहाँ से आए हुए भाषाओं के शब्द हैं। अगला जो प्रश्न है 67, इसमें क्या पूछा गया है? सुप्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो ये पंक्तियां हैं इसके रचयिता कौन होंगे? तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इनके जो रचयिता हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल। कौन? मोहम्मद इकबाल। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 67, एक सड़क 57 गलियां उपन्यास के लेखक कौन हैं? एक सड़क 57 गलियां जो उपन्यास विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके कमलेश्वर। काफी चर्चित नाम है कमलेश्वर जी का भी। ठीक है, ध्यान रखना है। अंधेरे बंद कमरे, एक सड़क 57 गलियां उपन्यास विधा की रचना है। और एक और इनकी कहानी है राजा निर्वंशिया, काफी चर्चित कहानी है इनकी ये। अगला प्रश्न है 69, मुख्य रूप से संधियों के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से संधियों के कितने प्रकार होते हैं ये पूछा गया है यहाँ पर। तो जो मुख्य रूप से बात की जाए तो 3 प्रकार की संधियां होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये ध्यान रखना है। और जो स्वर संधि है ये आगे 5 भागों में विभाजित होता है, इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला देखिए, स्वागत शब्द में उपसर्ग है। स्वागत जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होगा? आपको बताया है मैंने प्रत्यय और उपसर्ग में क्या भिन्नता होती है। आप बताइएगा कमेंट करके क्या भिन्नता होती है। तो जो 70 का सही विकल्प होगा तो वो होगा स्वागत शब्द में सु उपसर्ग होगा। कौन सा? सु उपसर्ग। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 71, उगले तो अंधा खाई तो कोड़ी कहावत का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो कहावत है इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा दुविधा में पड़ना। 71 का बी। फिर अगला प्रश्न देखिए 72, किस काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है? काफी चर्चित है ये। पर जो सही विकल्प हो जाएगा, तो किस काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे? भक्ति काल को। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 73, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो यह माना जाता है प्रिय प्रवास को। किसको? प्रिय प्रवास को। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। तो ये भी पूछा जाता है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य है ये। अगला प्रश्न देखिए 74, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, प्रसाद की किस विधा की रचनाएं हैं?
पहले तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और आपका स्कंदगुप्त, ये सारे के सारे नाटक विधा की रचना है। और किसकी रचनाएं होंगी? ये जयशंकर प्रसाद की। इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो कौन सा होगा वो? तो ये होंगी आपकी सारे के सारे नाटक विधा की रचनाएं। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 75, कामायनी किसका महाकाव्य है? तो जो कामायनी है एक ये महाकाव्यात्मक रचना है, ठीक है, महाकाव्यात्मक रचना है। पूछा जाएगा किसका महाकाव्य है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य होगा। काफी चर्चित प्रश्न है ये। फिर यहाँ पर ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। ये सर्गों में लिखी गई रचना है और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं इसमें। इसका जो देखिए जो सबसे चर्चित सर्ग माना जाता है, श्रद्धा सर्ग इसका काफी चर्चित है, ठीक है। और चिंता, आशा, श्रद्धा ये इसके प्रमुख सर्गों के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला प्रश्न है 76, ईदगाह किसकी कहानी है? तो जो ईदगाह है ये कहानी विधा की रचना है। किसकी कहानी होगी ईदगाह? तो ये हो जाएगी आपकी मुंशी प्रेमचंद की। बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित ये रचना है ईदगाह, ठीक है। इसका जो प्रमुख पात्र है कौन सा है? वो हामिद प्रमुख पात्र है और हामिद की दादी भी इसमें प्रमुख पात्र के तौर पर आती है। तो अमीना, हामिद की दादी का नाम है अमीना, ये तो प्रमुख पात्र है। बाकी अन्य भी नूरा, मोहम्मद, ये भी इसके प्रमुख पात्र माने जाते हैं इस कहानी के। बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है और बाजारवाद का भी इसमें खंडन किया गया है। किस तरह से जो हामिद है ये बाजारवाद के प्रभाव में ना आकर जो इसे जरूरत होती है उसी को लेता है। इस तरह की चीजें यहाँ पर वर्णित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 77, जो मुंशी प्रेमचंद है इनके अन्य प्रमुख जो रचनाएं मानी जाती हैं, जैसे कि आपका ये बता दूं उपन्यास, इन्हें उपन्यास और कहानी सम्राट कहा जाता है। इनके उपन्यास देखिएगा गोदान, सेवा सदन, ये इनके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। और ईदगाह इनकी प्रमुख कहानी है, नमक का दरोगा, और हाँ ये दो इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और भी कहानी है, मुझे इस टाइम यही याद आ रही हैं। अगला देखिए 77, क्या पूछा गया है इसमें? कवितावली किसकी रचना है? जो कवितावली है ये आपकी भक्ति काल में रचित रचना मानी जाती है। किसकी होगी ये? महात्मा तुलसीदास जी की ये रचना है। किसकी? महात्मा तुलसीदास की। 77 का सही होगा डी, 77 का डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 78, क्या पूछा गया है इसमें? केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना बचित्र अति किसकी पंक्तियां हैं? प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं काफी रिपीटेड है, अक्सर बार बार पूछी जाती हैं ये। तो जो ये पंक्तियां होंगी तो ये किसकी होंगी? ये हो जाएंगी तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की। विकल्प ए। आपने यहाँ पर नाम लिखा है केशव दास का, इससे ये नहीं समझना है कि केशव ने अपने लिए पंक्तियां कही हैं। ये पंक्तियां होंगी तुलसीदास की, ध्यान रखना है। कई बार केशव दास भी दिया जाता है जिस कारण आप इसे केशव कर लेते हैं। अगला प्रश्न 79, अशब तुरंग है सैंधव किसके पर्यायवाची हैं? अशब तुरंग है सैंधव ये किसके पर्यायवाची होंगे? ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं आपके घोड़े के। घोड़ा जो शब्द है इसके पर्यायवाची हैं ये। अगला देखिए 80, क्या पूछा गया है? प्रारूपण किस पुरुष में लिखा जाता है? जो प्रारूपण है ये किस पुरुष में लिखा जाता है? ये लिखा जाता है आपके अन्य पुरुष में। किस पुरुष में? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जो पुरुष है ये 3 भागों में विभाजित होता है, ये ध्यान रखना है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 81, अ से लेकर अह तक कितने स्वर हैं? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो है 11। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, इसलिए अ से लेकर अह तक 11 स्वर होंगे। व्यंजन कितने माने जाते हैं? 33 व्यंजन माने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। कुल वर्ण कितने हैं? 52। कुल वर्ण 52 हैं। अगला प्रश्न देखिए 82, सुदामा पांडे धूमिल की पहली काव्य प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी? जो सुदामा पांडे धूमिल है काफी चर्चित और प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी एक रचना थी, कौन सी? इनकी रचना मानी जाती है मोचीराम। काफी चर्चित रचना है इनकी, ध्यान रखना है उसका आपने। और जो देखिए पहली काव्य प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? तो ये होगी आपकी 82 का सही विकल्प, संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक इनकी पहली काव्य प्रकाशित है, पहली प्रकाशित काव्य पुस्तक है।
सुदामा पांडे धूमिल का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये तीनों की तीनों धूमिल की ही रचनाएं होंगी, ध्यान रखना है इसका भी आपने। अगला जो प्रश्न है 83, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कबीर का शाब्दिक अर्थ, तो जो कबीर शब्द है इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा तो ये होगा महान। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, कमीशन में भी पूछा गया है। 83 का जो सही विकल्प है सी, कबीर शब्द का होता है शाब्दिक अर्थ महान। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 84, कबीर पंथ का प्रमुख ग्रंथ है, तो बताइएगा जो कबीर पंथ है इसका मुख्य या फिर प्रमुख ग्रंथ कौन सा होगा? तो जो बीजक है ये कबीर पंथ का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। बीजक, जो बीजक है इसमें जो महात्मा कबीर दास है इनकी वाणी को संग्रहित किया गया है साखी शब्द और रामायणी के रूप में। किसके द्वारा? जो कबीरदास के शिष्य थे, उत्तराधिकारी थे धर्मदास, इनके द्वारा इसे संग्रहित किया गया है, ध्यान रखना। ये भी 3 भागों में है ये, साखी शब्द और रामायणी के रूप में। अगला प्रश्न 85, विनय कविता के रचयिता कौन है? तो जो विनय कविता है इसके रचयिता के बारे में बताना है, क्या है उनका नाम। तो सही विकल्प जो 85 का हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की कविता हो जाएगी विनय। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो पहले ही आपको कहा जो रामचरितमानस है ये किसकी रचना होगी? महात्मा तुलसीदास की ये रचना हो जाएगी। इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड है। कौन कौन से कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये ध्यान रखिएगा कांडों के बारे में। अगला प्रश्न 87, हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि हैं, तो हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो जो हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि के तौर पर जाने जाते हैं तो वो होंगे आपके मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, तो ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 88, स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं, तो बताइएगा स्वर ध्वनियों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा स्वर ध्वनि के ह्रस्व, स्व नहीं है ये, ह्रस्व है, दीर्घ है, पल्लुत हैं, और ये तीनों ही स्वर ध्वनियों के प्रकार होंगे। स्वर ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पल्लुत। यहाँ पर 88 का होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या 89। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है प्रेमचंद के उपन्यासों को किस श्रेणी में रखा जाता है? ये प्रश्न काफी बार रिपीटेड है और आता ही रहता है आगे, ये आपकी कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। तो इसमें जो देखिए सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। यथार्थवादी अर्थात पहले ये आदर्शवादी उपन्यास लिखते थे, बाद में यथार्थवादी उपन्यास भी लिखने लगे। फिर इन्हें कहा गया आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार के तौर पर मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 90। क्या पूछा गया है इसमें? तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे सिद्धों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो जो काफी बार रिपीट करता हूँ इस प्रश्न को, सिद्धों की कुल संख्या मानी जाती है 84। कितनी? 84। और नाथों की संख्या मानी जाती है 9, इसलिए उन्हें नवनाथ कहा जाता है। जो सिद्धों की भाषा थी संधा भाषा थी, और जो सिद्धों में प्रमुख माने जाते थे सरहप्पा, लुइपा, मीनपा, कन्हप्पा, ये प्रमुख है सिद्धों में। और जो पा शब्द है ये इसलिए जोड़ा जाता है आदर पूर्वक, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है 91। इसमें क्या पूछा गया है? मोर पंखा सिर ऊपर राखही हूँ, गुंज की माल गले पहिरऊंगी। किसकी पंक्तियां हैं ये? जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये हो जाएंगी यहाँ पर आपकी रस खान की। किसकी है? रस खान की ये पंक्तियां हैं। रस खान वास्तव में तो मुस्लिम थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण से प्रभावित होकर ये कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गए थे। फिर देखिए जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रचारक के तौर पर जाना जाता है ये महात्मा सूरदास जी को जाना जाता है। सूरदास के द्वारा सूरसागर रचना लिखी गई थी, काफी महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक कृति ये मानी जाती है। जो सूरदास है इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है,
और जो सूरदास है ये अष्टछाप के कवियों के अंतर्गत भी आते हैं। जो अष्टछाप है ये 8 कवियों के समूह को अष्टछाप कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? पता ही है आपको, जो रामचरितमानस है ये तुलसीदास की कृति है। जो ये संतों की रचनाएं होती हैं इसमें कौन सा रस प्रधान होता है ये तो आपको भी पता होगा। क्यों? संतों का स्वभाव कैसा होता है? संतों का स्वभाव होता है शांत, तो शांत स्वभाव होता है, तो शांत रस की ये रचनाएं रचते थे। अगला प्रश्न है 93, कवि प्रिया किसकी रचना है? जो कवि प्रिया है ये आपकी रीति काल में लिखी गई रचना है। कौन है इसके रचनाकार? तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे कवि प्रिया के, तो वो हो जाएंगे आपके केशवदास। कौन होंगे? केशवदास। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, केशवदास है कवि प्रिया के रचनाकार। और जो केशवदास है कवि प्रिया इनकी प्रमुख रचना है, रामचंद्रिका भी इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। और जो एक है इनकी और रचना, वो से मुझे याद नहीं आ रही है, अगर आगे आ गई तो बता दूंगा। केशवदास जो ऐसे कवि हैं जो भक्ति काल के अंतर्गत भी माने जाते हैं और रीति काल के अंतर्गत भी। क्यों? क्योंकि इनका समय है 1555। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो इन्हें भक्ति काल के अंतर्गत जोड़ते हैं, रीति काल के अंतर्गत नहीं। परंतु आगे के जो भी विद्वान हैं वो इन्हें रीति काल के अंतर्गत ही जोड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो अधिकतर रचना है वो रीति संप्रदाय से प्रभावित रचनाकारों से प्रभावित थी। अगला देखिए, विज्ञान गीता भी इनकी प्रसिद्ध रचना है, जो मैं कह रहा था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पहले तो ध्यान रखिएगा, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये कहाँ पर है? कलकत्ता में है। कब इसकी स्थापना हुई थी वो यहाँ पर बताना है। तो जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी आपकी 1800 में। कब? 1800 में। विकल्प डी सही होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड बेरेजली के द्वारा की गई थी। फिर प्रश्न है 95, इसमें क्या पूछा गया है? छायावाद के कालखंड का अंतिम वर्ष माना जाता है। छायावाद के कालखंड का अंतिम वर्ष कौन सा है दिए गए विकल्पों के अनुसार? तो यहाँ पर देखिएगा, जो 95 का सही विकल्प होगा ना, तो वो हो जाएगा 1936, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 96, इसमें क्या पूछा गया है? शिव शंभू का चिट्ठा किसकी रचना है? तो जो शिव शंभू का चिट्ठा रचना है ये आपकी व्यंग्यात्मक रचना है, निबंध परक रचना है। और ये किसकी होगी? बालमुकुंद गुप्त की। किसकी? बालमुकुंद गुप्त की। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो बालमुकुंद गुप्त है ये द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा 1905 के आसपास सामने आता है। अगला जो प्रश्न है 97, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला ये बताना है। तो सही जो विकल्प होगा 97 का, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, इसीलिए जो 14 सितंबर है इसे हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 98, इसमें क्या पूछा गया है 98 में? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो जो रानी केतकी की कहानी है इसके रचनाकार होंगे इंशा अल्लाह खां। कौन होंगे? इंशा अल्लाह खां। विकल्प सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। ठीक है, सी। अगला प्रश्न देखिएगा 99, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? तो जो मुंशी प्रेमचंद है इनकी जो अंतिम कहानी मानी जाती है तो वो मानी जाती है कफन। दिए गए विकल्पों के अनुसार कफन इनकी अंतिम कहानी होगी। बाकी मैंने पहले ही बताया था, ईदगाह, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कफन इनकी कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 100, इसमें क्या पूछा गया है? तो ये प्रश्न, मानुष हाँ तो वही रस खानी बसों, ब्रज गोकुल गांव के गवारन किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई, रस खान, सूरदास, घनानंद। देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आप सभी ये प्रयास करें कि चाहे आप बुक्स से ही देख लें, चाहे जैसा मर्जी गूगल से देख लें, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी देने की कोशिश करें। क्यों? अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हो, इससे ये रहता है कि आपको वो प्रश्न हमेशा के लिए याद रह जाता है। चाहे आप गूगल करें या बुक से देखें, परंतु इस प्रश्न का उत्तर सभी दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका उत्तर मैं बता दूंगा। ठीक है ना।
तब तक के लिए धन्यवाद।